जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को और भी धार दे रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज हो गया है 14 फरवरी और बहुत ही कम समय बचा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उस प्रिपरेशन में मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ आप लोगों के साथ लग के। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमने अभी तक 2019 के 2016 के और 2015 के पेपर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 2014 के पेपर के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और आज जो इस सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको लास्ट में एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल, तो एक मोटिवेशन कोट्स है जो आपके लिए एकदम, जैसे अगर आप थक गए हो तो वो आपको एनर्जी दे सकती है। कह रहा है, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल दोस्त, तो इसी तरह तैयारी के लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी तैयारी को पूरी तरह कर सकते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेसन इज रिटन एज NGUQML, हाउ वुड पजल इज कैन बी इन दैट कोड लैंग्वेज। तो पजल को किस कोड लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पजल की लेसन की बात करें तो यहाँ देखो हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका लेसन। ठीक है, और लेसन को क्या लिखा गया है, लेसन को लिखा गया है NGUQML, ये लिखा गया है। अब L की वैल्यू कितनी होती है, L की होती है 12, E की होती है 5, S की होती है 19, Q की होती है 9, S की 19 होती है, O की होती है आपकी 17, सॉरी O की 15 होती है, और N की होती है आपकी 14। N होती है 14, G 7 होता है, U आपका 21 होता है, Q आपका 17 होता है, M 13 होता है, L 12 होता है। बताइए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को ये पता है। अब देखो क्या हो रहा है, 12 में अगर हम 2 ऐड कर दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे हम गए तो 19 और 17 हो गया, मतलब 2 माइनस चला गया। यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, और यहाँ भी 2 माइनस हो गया। मतलब 3 सीरीज में क्या चल रहा है, 3 लैंग्वेज तक ये प्लस जा रहा है, फिर बाकी के 3 क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पजल। अब पजल में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे पी की वैल्यू होती है 16, यू की होती है 21, जेड की होती है 26, जेड की होती है 26, और ये होती है 12, और एक बच गया, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लीजिए। तो एक बच गया, कौन बच गया भाई, बिल्कुल ई की कितनी होती है 5। तो 14 में क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी 2, अब यहाँ से -2 -2 -2, तो 16 2 18 हो गया, और 21 2 23 हो गया, 26 2, बिल्कुल। अब ये समझना, 26 होता है जेड, जेड में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए और बी आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। ये आपका 24 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है R18, W23, B2, और 24 कितना होता है, X24। तो देखो यही कहीं पे RWBX है, क्या RWBX, बिल्कुल RWBX, यही ऑप्शन नंबर डी। जाने की जरूरत भी नहीं है, जाओगे तो भी इसका J और C आ जाएगा, तो मैच हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमने आंखों आंखों में ही कर लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, 50 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब 15 बच्चे बैठे हुए हैं, कैसे, नॉर्थ में फेस करके। रवि इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रभा एंड इट्स एट्थ। ठीक है, कहाँ पे एट्थ में, प्रभा के एट्थ है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड अर्जुन इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, which of the following statement is true? So there are 4 children between Prabha and Arjun. There are 5 children between Ravi and Arjun. Prabha is 7th from the right and Arjun is 13 from the left.
तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 बच्चों को बैठा हूँ तो कुछ ऐसे मेरे बच्चे बैठ जाएंगे 15 बच्चे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक 15 तक। अब सबका फेस किधर है, सबका फेस है नॉर्थ में, सबका ये जो हेड शो कर रहा है ना, ये जो एरो शो कर रहा है ये आपका हेड शो कर रहा है, तो सबका फेस है नॉर्थ में। अब हमें यहाँ पे क्या बैठाना है, रवि इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द प्रभा एंड इट्स 8th, मतलब इमीडिएट मतलब प्रभा के बिल्कुल बगल में बैठा है, जो क्या है 8th प्लेस पे है, जो कहाँ पे 8th प्लेस पे है, ठीक है, इसको याद रखना। यानी प्रभा के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, रवि बैठा हुआ है, लेफ्ट में, लेफ्ट यही होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये 8th प्लेस पे है। दूसरी बात करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट एंड से देखो क्या होगा, ये आपका राइट एंड है, ये आपका लेफ्ट एंड है, ठीक है, ये सॉरी लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड, ठीक है। तो क्या अर्जुन इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब राइट एंड से क्या सेकेंड है, और कौन, अर्जुन राइट एंड से कितना है, सेकेंड प्लेस पे है। तो कह रहा है फ्रॉम द राइट एंड विच इज द करेक्ट। तो देखो अगर मैं इसको ग्राफ में ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट कराऊं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो प्रभा यहाँ पे बैठ रही है, प्रभा आपका यहाँ पे बैठ रही है, और ठीक बगल में कौन बैठ रहा है, बगल में आपका रवि बैठ रहा है, क्योंकि प्रभा के जस्ट बगल में रवि है। और अर्जुन क्या है, राइट हैंड से सेकंड प्लेस पे, मतलब 14 प्लेस पे होगा, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट है यहाँ देखिएगा, कह रहा है देयर आर 4 चिल्ड्रन बिटवीन प्रभा एंड अर्जुन। तो प्रभा और अर्जुन के बीच में 4 लोग हैं, देखो 1 2 3 4, बिल्कुल, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, देयर आर 5 चिल्ड्रन बिटवीन रवि एंड अर्जुन, रवि और अर्जुन के बीच में 5 है, डेफिनेटली 1 2 3 4 5, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है प्रभा इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, प्रभा क्या है, 7th है, कहां से, राइट से, तो राइट एंड हमारा ये है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, नहीं ये 6 है ना कि 7th है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, कह रहा है नॉट ट्रू, ये 7th नहीं 6 है, 1 2 3 4 5 6 है प्रभा, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7th होगी प्रभा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाएगी कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और क्या कह रहा है, if p dollar q means p is father of q, hashtag q it means p is a mother of q, and p star q means p is sister of q, then how is q related to n in this equation, ठीक है। तो आपको बताना है। तो अगर मैं इसका यहाँ देखूं तो ये देखो, ये जो डॉलर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फादर को इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है फादर को, ठीक है। कह रहे हैं ना पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, ठीक है। और जो ये टैग है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मदर को इंडिकेट कर रहा है, हैज जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मदर को। और ये जो स्टार है आपका वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे फैमिली ट्री बनाऊं, फैमिली ट्री अगर मैं बनाता हूं तो देखिए कैसे बनेगा इसका फैमिली ट्री। यहाँ पे है एन हैज एल डैश डॉलर, माफ कीजिए डॉलर पी स्टार क्यू, ये आपका दिया हुआ है एन हैज एल डॉलर पी स्टार क्यू, मतलब डॉलर का मतलब फादर हो गया, मतलब इनमें फादर का रिलेशन है, ठीक है। और ये मदर हो गई, यानी इनमें मदर और सिस्टर का या ब्रदर का रिलेशन होगा, और ये मदर और सन का रिलेशन हो या डॉटर का होगा, और ये आपका इतना। चलो देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कह रहा है कि एन जो है, एन जो है क्या है, कह रहा है ना P इज फादर ऑफ Q, तो N इज फादर ऑफ L, N क्या है, L का फादर है, तो N क्या है, फादर है किसका, L का, L का फादर है, ठीक है। यानी ये तो क्या हो गया, ये मेल हो गया, ये क्या हो गया, मेल हो गया। मैं मेल को मैं प्लस से दिखाऊंगा और फीमेल को मैं माइनस से दिखा रहा हूँ, माइनस से, आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी एल के बारे में कुछ नहीं पता। अब देखो क्या कह रहा है कि P हैज Q, इट मींस P इज मदर ऑफ Q, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, L ये तो हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाएगा, P इज फादर ऑफ Q, अच्छा ये दूसरे का था P Q मदर, मतलब P इज मदर, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया एक चीज, इसको करेक्ट कर लेते हैं।
ए थोड़ा सा रॉन्ग, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन दिया हुआ है ना, तो ये रिलेशन इज एक्चुअली इसका है, पी हैज क्यू, पी हैज क्यू, मतलब पी क्या है, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पी इज मदर ऑफ क्यू, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एन इज मदर ऑफ एल, एन इज मदर ऑफ एल, एन क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब एल के बारे में हमें नहीं पता कि एल मेल है कि फीमेल है, तो इसको भी छोड़े रहो। दूसरा, एल हैशटैग एल डॉलर पी, एल डॉलर पी, एल कहाँ पे है दोस्त, एल कहाँ है, एल डॉलर पी, तो डॉलर वाला ये रहा, पी डॉलर क्यू मतलब पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एल डॉलर पी मतलब एल इज फादर ऑफ पी, यानी एल क्या है, फादर है, एल इज फादर ऑफ, एल इज फादर ऑफ पी, एल किसका फादर है, एल इज फादर ऑफ पी, एल इज फादर ऑफ पी मतलब पी कहीं नीचे होगा, ऊपर नहीं जाएगा, एल आपका पी आपका क्या होगा, नीचे होगा, एल इज फादर ऑफ क्यू, एल इज फादर ऑफ पी, ठीक है। अब कह रहा है पी स्टार क्यू का मतलब क्या हो गया, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी सिस्टर ऑफ क्यू, अच्छा पी की जो सिस्टर होगी वो इसी के बगल में बनेगी, पी सिस्टर ऑफ क्यू। अगर इस टेबल को मैं नीचे लेकर आऊं तो यहाँ देखिए टेबल कुछ ऐसे बनेगा, एल पी और ये हो गया क्यू, ये टेबल आप कैसे बनेगा, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है एन हैशटैग एल, एन हैशटैग एल मतलब एन कह रहा है, हैशटैग का मतलब क्या हो गया, एल इज मदर ऑफ, एन इज मदर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखो पी हैशटैग क्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पी इज मदर ऑफ क्यू, तो उसी तरह यहाँ पे एन हैशटैग एल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इज मदर ऑफ एल, एन इज मदर ऑफ एल, तो एन किसकी मदर है, एल की मदर है, तो ये इतना आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है एल हैशटैग पी, तो एल हैशटैग पी का मतलब यहाँ पे अगर एल हैशटैग पी हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एल है वो फादर है किसका, पी का, तो एल इज फादर ऑफ पी, तो ऐसे ही हो सकता है एल इज फादर ऑफ पी, पी का फादर कौन हो रहा है, एल हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, फादर है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, पी हैशटैग, फिर बचा क्या, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, और पी स्टार क्यू यहाँ पे है, यानी पी किसकी सिस्टर है, क्यू की सिस्टर, मतलब ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें हो गई, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी सिस्टर मतलब ये लड़की है। अब देखो यहां तक हो गया, तो मतलब अब ये इसमें रिलेशन क्या हो जाए, क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, मतलब क्यू एन से कैसे रिलेटेड है, क्यू एन से कैसे रिलेटेड है, तो देखो क्यू एन से कैसे रिलेटेड होगा, ये तो हो गई गर्ल, ये हो गया बॉय, बॉय, ये बॉय के हो गए फादर, और ये फादर की हो गई मदर, मतलब ये क्या हो गई, दादी हो गई, दादी, ग्रैंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड सन दे रहा है, देखो यहाँ पे ग्रैंड सन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बॉय है तो क्यू का और एन से रिलेशन पूछ रहा है, तो ग्रैंड सन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है if the letter is Prabha are coded as 27595 and Tilak are coded as 368451, then how can be Bharati can be coded। तो देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर दो से ज्यादा कोडेड आपको दे दे तो समझ लीजिएगा उसमें नंबर की कोडिंग की गई है। जैसे यहाँ पे देखिए PRABA है, तो P को बोला गया है 2, R को बोला गया 7 और A को बोला गया 5, 9, B को 9 और A को 5, देखो A 5 5 आ गया है ना। उसके बाद तिलक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तिलक है, क्या है, तिलक। तो तिलक की कोडिंग क्या है, तिलक की कोडिंग है 3 है, 6 है, और यहाँ पे I को क्या इंडिकेट किया गया है, I को 8 इंडिकेट किया गया है, L को 4 इंडिकेट किया गया है, 5 और 1, देखो A को फिर से क्या बोल दिया गया 5, तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय आप, तो मतलब बी की कोडिंग कितनी है 9, ठीक है, एच की कोडिंग कितनी है 6 और ए की कोडिंग कितनी है 5, आर की कोडिंग कितनी है, आर की कोडिंग देखो 7 है, तो इतने में चेक करो 97 57,
9657, 9657 देखो यहीं पे मिल रहा है और कहीं पे 9657 नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूरा सोल्यूशन करने मत जाइए, फंस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड आउट द ओनली वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये आपका वर्ड है, इससे आपको वो लेटर बताना जो बन सकेगा। तो देखो ये क्या है, BIOME, बोइंग। तो बी तो है, ठीक है, आई भी है, ओ भी है, एम है, लेकिन ई नहीं है, मतलब ये नहीं बन सकता। दूसरा बशल, बी है, ए नहीं है, तो बशल भी नहीं बन सकता। ए एक ही बार है ना, दो बार चाहिए, यहाँ पे नहीं बन सकता। नमेश, तो एन है, ठीक है, ए भी है, एम भी है, ई भी, ई नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीन नहीं बन सकते तो चौथा वही तो बचा आपका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल कह रहा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट, 20% of the votes are invalid. If the total votes are 7,500, what are the number of the valid vote the other person got? मतलब समझिएगा, यहाँ पे पूरा 100% वोट था। कितना था? 100% वोट थे आपके। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ ना दोस्त, कि 100% वोट तो थे, लेकिन इसमें से 20% जो वोट थे, 20% वोट वो इनवैलिड थे, वो इनवैलिड थे। तो रेस्ट कितने वोट बचे? रेस्ट वैलिड वोट कितने बचे? वो बचे आपके 80%। 80% क्या हुआ? वैलिड वोट बचे। और कह रहा है इफ द टोटल वोट आर 750, यानी टोटल वैली वोट, टोटल वोट कितने थे? 7500, माफ कीजिएगा, टोटल वोट थे आपके 7500, उसमें से 80% वैलिड थे। तो देखो कितने तो अगर हम इसका नंबर निकालें तो सीधे मैं बोल सकता हूँ 7500 का 80% निकालें तो हमें वैलिड वोट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि 55% तो किसको मिला? जो इलेक्शन जीतता है। कहता है ना इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट का 55% इसको मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड इफ द टोटल वोट्स आर 7500, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो वैलिड वोट का कितना नंबर दूसरे पर्सन को मिलेगा? चलो देखो 100% में से, क्योंकि अब ये जो है ना, अब ये 100% है, ये 100% वैलिड वोट का पूछ रहा है, तो वैलिड वोट का 100% हो गया। तो 100% में से एक को मिला है 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को जस्ट इसमें माइनस कर दीजिए तो 45% दूसरे को मिलेगा। तो इसी का हम सीधे निकाल देंगे क्या? 45%। बार बार निकालने वाला काम नहीं करेंगे, सीधे एक ही बार में क्या करेंगे? काम तमाम कर देंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 7500 इंटू 80 इंटू 45% बाई 100, तो 1 2 कट गया। ठीक है, अभी अब देखो मल्टीप्लाई करो इनका, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का पहले 45 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 75 को 45 मल्टीप्लाई करेंगे, करिए। अच्छा एक और जीरो यहाँ पे भी तो रहेगा, 80% है ना, तो 5 5 से 25 का 5 कैरी आया कितना? 2 आ गया। ठीक है, 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 7 5 35 टू 37 हो गया। 5 4 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 7 4 जा 28 टू 30 हो गया। ये कितना आ गया? 5 7 3 3, मतलब ये तो आया 3 3 7 5। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अभी 8 का कर रहे हैं, 80 का नहीं कर रहे हैं। 8 5 से कितना हो गया बेटा? 8 5 से हो गया 40 का 0 कैरी आया 4, 8 7 से 56 56, और देखो 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 का 0 कैरी आया 6, 8 3 जा 24 और 6 हो गया 30 का 0 कैरी आया 3, 8 3 जा 24 और 3 हो गया 27, इतना, और एक जीरो और रहेगा क्योंकि यह 80 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 0 से 0 0 0 कटा, कितना आ गया? 2700 वोट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो कितना मिलेगा उसको? 2700 वोट मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है
The difference between a discount of 40% on 1000 and two successive discount on 35% and 5% on the same amount is, मतलब आपको बताना है कि कितना डिफरेंस होगा इन दोनों में। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट का। पहले यहाँ पे देखो दो डिस्काउंट कंटिन्यू दिए हुए हैं, तो आप ऐसा मत करना कि पहले इसका 35% निकालना फिर 5%, टाइम लगेगा। मैं सीधे दो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक डिस्काउंट कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट ये आपका होता है D1 प्लस D2 प्लस D1 इंटू D2 बाई में 100। बात समझ में आई, बस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो D1 कितना आपका 35 है, प्लस 5 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन में 100। तो ये तो आपको 40 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 40 हो गया। अब यहाँ देखो 5 5 35 का 5 कैरी आया 3, सॉरी 2 ना, 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 3 15, 2 हो गया 17। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.75 आएगा। कितना आएगा 1.75, मतलब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41.75%। अब देखो अगर मैं 1000 का 41.75 निकालूं, चलिए निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ऑफ 1000 तो ये हो जाएगा 41.75 अपॉन 100 इंटू 1000। तो 20 से 20 कट जाएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 417.5। ठीक है, और 1000 का अगर हम 40% निकालें तो ये हो जाएगा कितना बेटा, ये आपको केवल बचेगा 40 इंटू 1000 अपॉन 100, 100 से कट गया 400 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है दोनों में डिफरेंस बताओ, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 17.5 रुपए का। तो 17.5 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है, कह रहा है अ स्टूडेंट इज रैंक 10th फ्रॉम द टॉप, ओके, एंड 31st फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। मतलब टॉप से कितना इसका रैंक है, टॉप से इसका रैंक 10th है, मतलब ये 10th स्टूडेंट है टॉप से। और अगर बॉटम से हम काउंट करते हैं, बॉटम से, तो ये क्या हो जाएगा 31st हो जाएगा। ये देखो ये तो क्वेश्चन आंखों आंखों में होना है, यानी नीचे से 31st है, मतलब इसके नीचे कितने होंगे 9 होंगे, इसके नीचे कितने होंगे 9 होंगे, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, बॉटम से देखो कितना है, बॉटम से 31st है, मतलब नीचे से 31st है, टॉप से 10 है, तो कितने 9 है, कितने हो गए 40, बस काम खत्म यार, आंखों आंखों में क्वेश्चन होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन था इनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये फॉर्मूला एक्चुअली टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। क्या टॉप कितना है, टॉप से 10 है, बॉटम से 31 है माइनस 1, कितना हो गया 41 माइनस 1, आ गया कितना 40। बात समझ में आई, तो ऐसे बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ टीम आर जूनियर और सीनियर, या तो जूनियर है या तो सीनियर है। आगे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ जूनियर टू सीनियर इन द टीम इज 3:5, मतलब जो जूनियर और सीनियर का रेशियो है वो 3 कितना है 5 है, कितना 5 है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टीम कंसिस्ट सीनियर, अच्छा सीनियर का क्या कंसिस्ट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, समझिएगा। तो पर्टिकुलर किसी एक मेंबर को चुना जाए तो उसके सीनियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सीनियर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 5 सीनियर आ रहे हैं 5, लेकिन कितने में से 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 में से, मतलब 5/8 में से। कह रहा है इसका परसेंटेज निकालो, कुछ नहीं करना, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा, 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 2 जा 4 5 जा, आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 2.5 आएगा, 25 25 625 होता है, 1 प्लेस पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 62.5%। कहीं पे ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी है आपका 62.5%। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है एल इंटू एम जो रेशियो है 12:13 है, तो अब बताइए u इंटू डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा। तो यार देख सकते हो l की वैल्यू होती है 12 और m की वैल्यू होती है 13, बस उसी तरह u की वैल्यू होती है 21:23। ठीक है,
तो 21:23 ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तो आंखों आंखों में क्वेश्चन होना था, इसके लिए तो पेन उठनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज एज दिया हुआ है ऑफ 30 स्टूडेंट कितना है, ये है आपका 15 ईयर। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है, कि 30 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 15 ईयर है। कह रहा है इफ द टीचर्स आर एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। ठीक है, तो अगर टीचर की एज इसमें जोड़ दी जाती है तो एवरेज जो 15 है वो कितना हो जाता है, वो 16 ईयर हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर एवरेज एज ऑफ 30 इतना है तो टोटल एज कितना होगा, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कितना, 15 इंटू 30 है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया 450 हो गया, कितना हो गया, 450 हो गया। दूसरी बात कह रहा है इफ द टीचर्स एज इज एट ऑल्सो इंक्लूडेड, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट प्लस टीचर। तो जब टीचर आ जा रहा है साथ में तब अब कितना हो जा रहा है, अब ये एवरेज हो जा रहा है 16, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज ये हो जाएगा 16 इंटू, अब देखो पहले थे 30 स्टूडेंट, पहले थे 30 स्टूडेंट, अब एक टीचर और बढ़ गया मतलब 31 हो जाएंगे। तो 16 वन जा 16 का 6 कैरी आया 1, 16 थ्री जा 48 और वो हो गया 49, ये 49 केजी एवरेज, सॉरी एज है ना, सॉरी सॉरी ईयर होगा ना, एज है, सॉरी मुझे वेट लगा, ईयर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है टीचर की एज बताओ, तो टीचर की एज बस इसी में से हम माइनस कर देंगे, जितना डिफरेंस आएगा वही होगा टीचर की एज, तो ये हो जाएगी आपकी टीचर की एज, टीचर्स एज, ये हो जाएगा 496 माइनस 450, तो जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 6 आ गया, 9 में से 5 गया 4, 46, तो 46 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है 46। चलिए, तो बिल्कुल मैथ का सेक्शन यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतना मुझे सपोर्ट किया। देखो तो इसीलिए आज आप लोगों के लिए, बिल्कुल आज आप लोगों के लिए एक रिटर्न गिफ्ट है मेरे पास। ठीक है, उस रिटर्न गिफ्ट में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। इस रिटर्न गिफ्ट में आज हम आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, और ये सीरीज थोड़ी सी जो जीके वाला पोर्शन है वो लेकर आया हूं। तो आप लोग प्लीज बताना कि आप लोग को जीके ये पसंद आया कि नहीं आया, ये तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया, और मुझे पक्का यकीन है ये चीज आपको कंफर्म है अच्छी लगेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपके बारे में, कह रहा है सर द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ इज, यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, या ड्रोन रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता है डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है, चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना, तो देखो इसकी स्थापना के बाद बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। कब हुई, 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अच्छा ये किसके कंट्रोल में काम करता है, तो इसके जो कंट्रोल में, अच्छा इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ है, न्यू दिल्ली है। ये किसके अंडर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। और इसका जो मोटो है, इसका मोटो जिसको ध्येय वाक्य बोलते हैं, मोटो, वो मोटो इसका क्या है, कहता है स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइज इन साइंस, मतलब स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इज इन साइंस। ठीक है, मतलब जो क्या है, सब कुछ है साइंस से जुड़ा हुआ है, साइंस। ठीक है,
अब इसमें एक चीज, इसके जो अभी अभी हेड बने हुए हैं, जो इसके अभी भी हेड बने हुए हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी इसके हेड बने हुए, ये तो चलिए जनरली पूछ लेता है, विभाग बहुत कम पूछता है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके अभी जो हेड बने हैं वो है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जी सतीश रेड्डी को याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल डिसीज ऑफ मैन इज, यानी आदमियों में होने वाली जो कॉमन फंगल डिसीज है वो कौन सी है? तो ये कई लोगों को पता होगा, क्योंकि कई लोग खासकर जो रैनी सीजन होता है उसमें इस चीज से सफर करते हैं। ठीक है, कॉलेरा नहीं, टाइफाइड नहीं, प्लेग नहीं, रिंगवॉर्म बिल्कुल यस। सबसे अधिक खुजली होती रहती है, दिखाते हैं ना बंदर वाला। अच्छा कैसा दिखता है? तो आप देख लो, ऐसा दिखता है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रिंग जैसे होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है रिंग वॉर्म बोला जाता है। कभी कभी हम इसको दाद भी बोलते हैं। ठीक है, दाद हो गया, ये सब रिंग वॉर्म है। ठीक है, तो ये कैसे डिसीज है? फंगल डिसीज होती है। ये कैसी होती है? फंगल डिसीज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आईज इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग इन ऑर्डर टू क्योर क्रेटिना डिसीज ऑफ द ब्लाइंडनेस? कार्निया, लेंस, आईबॉल या रेटिना? तो चलिए बताइए कौन सा होता है। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखो ये होता है, ये जो पोर्शन निकाल लिया जाता है, ये वाला पोर्शन, इसी को क्या कहते हैं? कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को रिप्लेस किया जाता है आईज वगैरह के चीजों को सही करने में। ठीक है, यही डोनेट होता है। अब जैसे जो कुछ लोग के माइंड में होगा अरे सर पूरी आंख निकाल लेते हैं, नहीं नहीं भाई, पूरी आंख नहीं निकालते। इसी के ऊपर एक लेंस होता है, उसी लेंस को निकालते हैं जो हमारे कार्निया का काम करता है। चलिए अगली बात करते हैं। अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा मैं और इसके पीछे आऊंगा, इसमें कुछ बात करेंगे। आई लेंस हो गया, तो आपका ये लेंस हो गया ऊपर वाला, ये जो ये पोर्शन लेंस होता है। रेटिना, रेटिना इसके पीछे कहीं बनी होती है, जहां पे जाके आपकी इमेज बनती है वो होती है रेटिना। वो आपकी क्या होती है? रेटिना होती है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन 4। कह रहा है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स किस पे? फिजिकल स्टेट, बल्क, शेप या मास? देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। किस पे? मास पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, अगला क्वेश्चन। द एशियंट वर्क ऑफ चरक एंड ससूत्रा डील्स विद, देखो चरक वगैरह जो है ना, ये किससे डील करते थे? ये मेडिसिन से डील करते थे। किससे? मेडिसिन से डील करते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। बिल्कुल, सत्य नडेला इज द सीईओ ऑफ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सत्य नडेला किसके हैं? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। तो यहाँ पे कुछ और सीईओ की बात कर ले, जैसे कि अगर मैं बात करूं फेसबुक का, मैं अगर फेसबुक के सीईओ की बात करूं तो आप सभी को पता है ये कौन है? मार्क जुगरबर्ग है। जुगरबर्ग है। ठीक है, और अब देखो इन्होंने चेंज कर दिया, अब इस फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तो आप लोग लिख सकते हो। फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं हो गया, क्या हो गया? मीटो हो गया। क्या हो गया? मीटो। और इसका सिंबल भी दे सकता है, ऐसे इन्फिनिटी वाला सिंबल दिखाया गया, किसके लिए? मीटो के लिए दिखाया गया। मतलब फेसबुक का जो नया ब्रांड है वो क्या हो गया? मीटो हो गया। इंटेल का कौन है? तो इंटेल के आपके हैं पैट्रिक। कौन है? पैट्रिक है। और विप्रो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार क्वेश्चन ये आ रहा है विप्रो का। तो इसके क्या है? थ्योरी थोड़ा सा गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसके कौन है दोस्त? इसके हो जाएंगे आपके थ्योरी डेला पोर्ट्री, थैली डेला पोर्ट्री इनके हैं। तो ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, अभी अभी हाल में ही ट्विटर के लिए, ट्विटर का जो सीईओ बने हैं उनका नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्योंकि अभी ये हाल की नियुक्ति है। ठीक है, तो इसको जरूर बताएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, जेके राउलिंग इज द ऑथर ऑफ, बहुत ही फेमस ऑथर है, और इनके ऑथर पे कई मूवी भी बन चुकी है, कई पार्ट मूवी बन चुकी है, हॉलीवुड मूवी बनी हुई है,
और हॉलीवुड मूवी में क्या है, बहुत क्रेज है इस चीज का, काफी अच्छा पैसा कमाया है। क्या है? द गुड ऑफ स्मॉल थिंग, ट्रेन टू पाकिस्तान, हैरी पॉटर सीरीज या मिड नाइट चिल्ड्रन। तो आप सभी को तो इसका आंसर पता ही हो गया होगा, बताना जरूर बताना। ऑप्शन नंबर सी, हैरी पॉटर द सीरीज, ठीक है, इनकी ये बुक रही है। चलिए अगली बात करते हैं। विच कंट्री वॉज द विनर ऑफ द फुटबॉल कप 2024? देखो अब 2014 का तो आपसे नहीं पूछने वाला, ये पेपर 2014 का है तो इसलिए ये क्वेश्चन इसमें आया था। अब पेपर आपका 2022 का आने वाला है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले 2021 का पूछ ले। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड या अर्जेंटीना। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो ये जो है ना जर्मनी ने जीता था। क्या जीता था? जर्मनी ने जीता था। लेकिन जो देखो 2022 में अभी हुआ नहीं, 2020 में कैंसिल कर दिया गया था कोविड की वजह से। 2021 में जो फुटबॉल हुआ था उसमें जो जीता था, वो जीता था, विनर जो था वो इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। कौन था दोस्त? इंग्लैंड था। किसके अगेंस्ट जीता था? तो वो जीता था ब्राजील के अगेंस्ट में, ब्राजील के अगेंस्ट में था। अच्छा, इंग्लैंड की कौन सी टीम ने प्ले किया था? तो इसकी जो टीम थी वो चेस्ला थी, चेस्लिया, सॉरी चेस्ला नहीं, चेस्लिया थी, ठीक है। और ब्राजील की कौन सी टीम थी? ये थी एक मिनट, ये थी आपकी टर्मेरिकिस, टर्मेरिकिस ऐसे कुछ करके टीम है इसका, ठीक है, ये थी। टेस्ला और डर्मिकिस में हुआ था। टेस्ला आपकी इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड की टीम है, इसने ही मैच को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द वैल्कॉनिक रिंग, रिंग ऑफ फायर सराउंडेड द, देखो ये रिंग ऑफ फायर बहुत पूछा जाता है और बड़ा कॉमन सेंसर है, किसके चारों तरफ होता है? पैसिफिक ओशियन के। अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, बस करो है ना, घूमो बिल्कुल। ये देखो पैसिफिक ओशियन है, ये आपका पूरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। और ये जो बनाता है, ये आपका जो बनाता है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर बनाता है। ये पूरा क्या बनाता है? आपका रिंग ऑफ फायर बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। देखो ये पूरा रिंग बना रहा है ना। और सबसे अधिक अर्थक्विक, जिसको हम भूकंप भी बोलते हैं, ये इसी एरिया में आता है, ठीक है। इसी एरिया में सबसे ज्यादा आपका भूकंप आता है, और इसी एरिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी के पास पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यही रीजन है कि जापान में सबसे अधिक भूकंप आने के, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ माउंटेन भी है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का। कह रहा टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद, बहुत फेमस हस्ती है भाई, बहुत फेमस हस्ती है। आप लोगों ने अभी इसके बीच में कुछ साल पहले, क्योंकि 2014 में इसका क्वेश्चन आने का मतलब ये था कि 2014 में इनकी वाइफ से इनका डिवोर्स वगैरह हुआ था, कुछ काफी ज्यादा केसेस इन पे हुए थे। तो ये किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन स्पोर्ट्स से इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बुक लेस मिजरेबल इज रिटन बाय, लेस मिजरेबल किसने लिखा था? थॉमस एल्वा थॉमस ड्रवार्ड लवर्नेस ने, विक्टर ह्यूज ने, ट्रियल्स बी बक ने, या फिर चॉन्सर ने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर ह्यूज ने। और इसी बुक के नेम पर, इसी बुक के नेम पर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। मैं बुक दिखा देता हूं आपको, ये रही, ठीक है। विक्टर ह्यूज ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? विक्टर ह्यूज ने लिखा हुआ है इसको, लेस मिजरेबल, लेस मिजरेबल, ठीक है। ये बुक का नाम है। इसी पे आपको क्या बनी? एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है, ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो एक नया चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये भी आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आपका मुझे इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बस यही हमारी विनती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत कीजिएगा। इस बार एक सीट तो पक्की करनी ही करनी है, जो आपकी वो सीट रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।